नमस्कार, स्वागत है आज के इस ऑनलाइन क्लासेज में। मैं महेंद्र बाना आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 11 के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 11 का एक टॉपिक जिसका नाम है ऊष्मीय गुण या थर्मल प्रॉपर्टीज़। चैप्टर नंबर 11 का एक टॉपिक है जिसका नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज़, ऊष्मीय गुण। और ऊष्मीय गुण में हम कुछ बातें करने वाले हैं ऊष्मा और टेम्परेचर से संबंधित। उसमें अगर अपन बात करें कि ताप व ऊष्मा की, ताप क्या चीज़ है और ऊष्मा क्या चीज़ है, ये काफ़ी दोनों बातें अलग अलग हैं, लेकिन अक्सर हम इनको एक साथ ही समझ लेते हैं। टेम्परेचर एंड हीट, याद रखें बच्चों, हीट एक एनर्जी है, परंतु टेम्परेचर किसी वस्तु का या किसी बॉडी का हॉटनेस या कोल्डनेस को रिप्रेजेंट करता है। यानी कोई वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है उसका आभास कौन कराता है? टेम्परेचर कराता है। हीट क्या है? हीट एक प्रोसेस है जो हमेशा टेम्परेचर की एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि वो अगर दो वस्तु संपर्क में आती है, एक गर्म है और एक ठंडी है, तो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है दैट इज़ कॉल्ड हीट। तो हम अगर डेफिनेशन लिखना चाहें इनकी कुछ ताप की, तो सबसे पहले अगर अपन ताप की डेफिनेशन लिखें तो किसी पदार्थ का ताप वह भौतिक गुण है जो हमें एक ऊष्मा के प्रवाह की दिशा को प्रदर्शित करता है। यानी कि ताप किसी भौतिक राशि का एक गुण है जो ऊष्मा या जो ऊर्जा के कौन सी ऊर्जा भाई? ऊष्मा के प्रवाह की दिशा का बोध करवाता है या फिर यह वस्तु के गर्माहट जिसको हम कहते हैं हॉटनेस और ठंडेपन का आभास कराता है। इसका मतलब जिस वस्तु का ताप अधिक है वह क्या होगी भाई? गर्म होगी, और जिस वस्तु का ताप कम है, जिसका ताप कम है वह ठंडी होगी। याद रखें, यदि दो वस्तुओं को संपर्क में लाएं, तो तापांतर के कारण, यानी ताप का अंतर के कारण ऊष्मा का प्रवाह किधर से भाई? गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होता है, ठंडू वस्तु की ओर होगा। राइटिंग मैंने रफली लिखी है लेकिन बोल दिया लगभग अप्रोक्सीमेटली, बाकी आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएगा ये। तो टेम्परेचर का मतलब तो है कि कोई वस्तु कितनी गर्म है या कोई वस्तु कितनी ठंडी है, या हम कह सकते हैं इट इज़ ए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द बॉडी। इट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द बॉडी विच टेंड्स टू इंट्रोड्यूस द हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। टेम्परेचर क्या है भाई? टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर एक तो प्रॉपर्टी है किसकी भाई? बॉडी की। प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी which tends to the hotness and coldness. hotness and coldness. If a body
is hot, that means it have more temperature, and if a body have low temperature, if a body have cold, that means it have low temperature। एक बात तो आ गई है। और टेम्परेचर को मेजरमेंट अक्सर अपन करते हैं डिग्री सेंटीग्रेड में, फारेनहाइट में, र्यूमर में और केल्विन में। जनरली एमकेएस सिस्टम का इसका जो यूनिट है वो है केल्विन। अधिकतर बातें भी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी। मेन बात आपको समझने की ये है कि टेम्परेचर जो है वो किसी वस्तु का या किसी बॉडी का गर्माहट या उसके ठंडेपन का आभास कराता है। अगर कोई वस्तु गर्म है इसका मतलब उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, और कोई ठंडा है इसका मतलब उसका टेम्परेचर कम है। वहीं अगर अपन ऊष्मा की बात करें, ऊष्मा का मतलब यह एक ऊर्जा का ही रूप है जो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। इट इज़ द टाइप ऑफ द एनर्जी, it is the types of the energy which transferred from hot to cold body। Its SI यूनिट, अगर 1 कैलोरी की बात करो, 1 कैलोरी की शॉर्ट में CL लिखते हैं, तो आता है 4.186 जूल के बराबर आता है। किसके बराबर आता है? 4.186 जूल के बराबर। वहीं अगर अपन बात करें कि 1 किलो कैलोरी का मान कितना होता है, जो SI सिस्टम या MKS सिस्टम के अंदर उसका मान होता है, उसका मान आता है 4186 जूल। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 4.186 इंटू 10 टू दी पावर 3 कैलोरी, शॉर्ट में CL लिख दे, सॉरी जूल। अगर अपन ये देखें कि एक हीट के ट्रांसफ़र होने से या एक किसी बॉडी को हीट मिलने से उसका टेम्परेचर में किस प्रकार चेंज आता है, तो हम एक वर्क और हीट का रिलेशन भी लिख सकते हैं। कैसा होता है रिलेशन ये भी समझें। अगर आप किसी बॉडी पे वर्क करते हो W, तो W की यूनिट होती है जूल, और ये किस में कन्वर्ट होना चाहिए? हीट में, यानी H में कन्वर्ट होना चाहिए। तो W इक्वल टू होता है JH। अगर आपको हीट का मान निकालना है तो W यानी जो जूल में आता है उसमें J का भाग दे दो। J का मान कितना है, इसको बोलते हैं जूल कोफिशिएंट। ये जूल नाम के साइंटिस्ट ने दिया है, इसलिए इसको जूल कोफिशिएंट बोलते हैं। J का जो मान है वो होता है 4.186। एक नंबर तो है सेंटीग्रेड, नाम साइंटिस्ट का नाम भी यही था, या सेल्सियस। ये हमेशा डिग्री में लिखा जाता है, याद रखें, सेंटीग्रेड और सेल्सियस। इसका मान हमेशा याद रखो। 0 डिग्री पे तो पानी, 0 डिग्री पर पानी जो है वो किस में बदल जाता है भाई? बर्फ़ में बदल जाता है। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्प में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? वाष्प में। इसका मतलब इसकी जो स्केल है, इसका जो वैल्यू है वो 0 डिग्री से 100 डिग्री के बीच आता है।
किसका? सेंटीग्रेड का। बाकी सारी बातें आपको लिखी हुई दिख जाएगी स्क्रीन पे। 0 डिग्री से 100 डिग्री के बीच कौन होता है? सेल्सियस या सेंटीग्रेड। 2 नंबर अगर बात करूँ मैं केल्विन की कर लेते हैं, कोई बात हो सकता है क्रम ऊपर नीचे हो जाए। केल्विन जो है वो याद रखें 273 केल्विन पर, डिग्री में नहीं लिखते इसको, 273 केल्विन पर पानी जो है वो किस में बदल जाता है भाई? बर्फ़ में बदल जाता है, सॉलिड स्टेट में आ जाता है। वाटर किस में बदल जाता है भाई? वाटर फ्रीज हो जाता है, जम जाता है, और यहाँ वेपरेट हो जाता है 100 डिग्री पर। वहीं अगर देखें 373 केल्विन पर तो वाटर है वो वेपराइज हो जाता है। इसका मतलब इसकी स्केल जो है 0 से शुरू होती है, ध्यान रखें 0 से शुरू होती है और 373 केल्विन तक जाती है। कहाँ तक जाती है? 373 केल्विन तक, जहाँ हम कह सकते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो 273 केल्विन के बराबर होता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो 373 केल्विन के बराबर होता है। 3 नंबर कंडीशन फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट। इसको F से रिप्रेजेंट करते हैं, ये डिग्री में होता है। याद रखें फ़ारेनहाइट का जो मान है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर तो उसका मान जो है बर्फ़ में बदलता है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पानी किस में बदलता है भाई? ये वाटर के लिए ही फिक्स पॉइंट बताए गए हैं। जैसे डिग्री सेंटीग्रेड में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी बर्फ़ में बदलता है और 100 डिग्री पे वेपराइज होता है, और उसी के कॉरेस्पॉन्ड अदर स्केल भी ली गई कि भाई केल्विन के अंदर बर्फ़ में कब बदलता है? 273 केल्विन जब आता है तो बर्फ़ में बदल जाता है। इसका मतलब इसका मान नेगेटिव में भी होता है, -273 डिग्री तक जा सकता है। -273 का मतलब है, सॉरी, इसका 0 केल्विन का मतलब हो गया -273 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर ये 0 केल्विन यहाँ टेम्परेचर है तो इसका मतलब डिग्री सेंटीग्रेड में उसका मान कितना है? -273 केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड। और फ़ारेनहाइट के अंदर बात करें तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पानी किस में बदल जाता है भाई? बर्फ़ में बदल जाता है, आइस में बदल जाता है, और यानी सॉलिड स्टेट में आ जाता है वाटर। और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, कितने पे भाई? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पानी किस में बदल जाता है भाई? वाष्प में बदल जाता है, वेपराइज हो जाता है, वाष्प में बदल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो स्केल है ना वो 100 में डिवाइडेड नहीं है। इसकी स्केल में कितने खाने हैं? देखने वाली बात ये है 180 खाने हैं। 212 में से 32 घटाओ भाई, कितने स्केल बनेंगे इसमें? 180। बाकी सब में देखो इसमें भी 100 स्केल होते हैं। कहाँ से शुरू हो रहा है? 273 से शुरू हो रहा है, 1 2 3 4, कहाँ तक ख़त्म हो रहा है ये? 373 तक। 273 से शुरू होकर 373 तक ख़त्म हो रहा है, मतलब 100 स्केल है इसमें भी। यहाँ पर बर्फ़ जमती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला मान, और यहाँ पर वेपराइज होता है। इसके आगे पीछे स्केल और हैं, वो अलग बात है, लेकिन प्रत्येक खाने के बीच में गैप जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड वाला जितना ही है। यहाँ पर अगर आप कहो कि भाई 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला मान यहाँ पर आता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, तो फिर ये जो स्केल बने हुए हैं ना, बीच में खाने बने हुए हैं, ये 180 खाने आएंगे ना, तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाले खाने के बराबर ही आएंगे। 100 डिग्री वाले का मतलब अगर सेल्सियस में 100 खाने हैं तो यहाँ वो खाने यानी वो लाइंस कितने डिग्री के रिप्रेजेंट करेगी? 180 खानों के रिप्रेजेंट करेगी। तो हम कह सकते हैं फ़ारेनहाइट और ये डिग्री सेल्सियस में ये डिफरेंस आ गया। उसके बाद अपन एक टेम्परेचर और आता है, वो आता है र्यूमर टेम्परेचर। रूमर या र्यूमर बोल सकते हो। र्यूमर टेम्परेचर में क्या होता है? देखने वाली बात ये भी है। तो 4 प्रकार के, उन चारों को फिर अपन रिलेशन लिख देंगे। मेन इंपॉर्टेंट अपने पास वही है। र्यूमर के अंदर हमारे पास आता है
र्यूमर स्केल या टेम्परेचर कह दो, एक ही बात है, टेम्परेचर स्केल। ये 0 डिग्री आर पर तो बर्फ़ जमती है, वाटर किस में जाता है भाई, पानी बर्फ़ में बदलता है। और 80 डिग्री र्यूमर पर पानी किस में बदलता है भाई, वाष्प में बदलता है। इसका मतलब इसमें 80 खाने हैं, 80 इसमें डिविजन्स है, खाने का मतलब डिवीजन। आप कोई स्केल लेते हो, जैसे आप 10 सेंटीमीटर मापते हो तो 10 लाइनें होती है उसमें। ऐसे ही अगर र्यूमर टेम्परेचर की देखें तो 0 डिग्री पर आइस में बदलता है, ये बर्फ़ में बदलता है। पानी किस में बदलता है भाई, जम जाता है, फ्रीज हो जाता है। और 80 डिग्री र्यूमर पर क्या हो जाता है भाई, वेपराइज होता है, वाष्प में बदलता है पानी। लेकिन सेंटीग्रेड वाले में हम क्या मान रहे थे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ़ में बदलता है, और इधर क्या मान रहे थे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो स्केल अलग अलग है, बात वही आती है। अब हम देखते हैं इन सब का रिलेशन किस प्रकार का है। रिलेशन का मतलब, आप अगर स्केल बनाते हो, चाहे वो डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस वाली बनाओ, चाहे केल्विन की बनाओ, और चाहे र्यूमर फ़ारेनहाइट किसी अन्य की बनाओ, तो किस प्रकार बनाओगे, इसका मतलब इनका रेशियो किस प्रकार रहना चाहिए। C यानी डिग्री सेंटीग्रेड का जो भी मान लो 100 कर दो, सॉरी 0, माइनस मैक्सिमम इसकी स्केल हम कितनी मानते हैं 100, माइनस क्या कर दो 0। ये रेशियो किसके बराबर है, फ़ारेनहाइट के बराबर आना चाहिए। तो F -32 डिग्री सेंटीग्रेड पर F 0 की जगह ये कहाँ से शुरू होता है, 32 से। ये मैक्सिमम जाता है 212 पे, और 0 कहाँ था उसका, यहाँ 0 की जगह यहाँ कितना है 32। ये रिलेशंस है, इनके ध्यान रखना, सबसे इम्पोर्टेंट यही है बस इसका मान। फिर आगे देखो, फ़ारेनहाइट के बाद हम केल्विन ले लेते हैं। केल्विन, ये 0 पर केल्विन कितना होता है 273 होता है, डिवाइडेड बाय ये 100 की जगह कितना आता है 373, माइनस कितना आता है 273। फिर और देखो, र्यूमर रह गया, र्यूमर जो है R, वो R ही रहेगा C की जगह, और 0 से ही शुरू होता है, मैक्सिमम उसका मान 80 है -0। अब इनको सबको एक साथ लिख दो, सब के 0 वगैरह जो घटना है घट जाएगा। तो C अपॉन ये तो कितना आ गया 100, ये कितना आ जाएगा F -32 डिवाइडेड भी ये कितने आ जाएगा 180 आ जाएगा, 212 में से 32 गए। ये कितना आ जाएगा K -273 डिवाइडेड बाई 100, दैट इज़ R अपॉन 80। मेन इम्पोर्टेंट फार्मूला हमारे पास ये आ गया। अब आप किसी को किसी में बदल सकते हो। अगर आपको डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, फ़ारेनहाइट पूछ लिया, तो इन दो को बराबर रख दो, सेंटीग्रेड का मान रखो, F को अलग निकालो, आंसर आ जाएगा। और भी अगर इसको हम छोटा करना चाहें तो ये नीचे वाली संख्या और भी छोटी हो सकती है। कैसे हो सकती है, 10 से देखो, ये तो 10 हो रहा है, ये 18 हो रहा है, ये भी 18 और 5 20 से देखते हैं। तो C अपॉन 20 का मतलब 5, 20 से डिवाइड करो इसको, तो 120, तो F -32 ये कितना डिवाइडेड हो रहा है 20 से, 9 से डिवाइड हो रहा है। ये K है, K -273 डिवाइडेड बाई ये कितना हो रहा है वापस 5, R अपॉन ये कितना हो रहा है 4। ये भी एक रिलेशन आ गया जो छोटा रिलेशन है। जैसे एक क्वेश्चन करता हूँ मैं कि ऑन विच टेम्परेचर, ऑन विच लिखो भाई, ऑन विच टेम्परेचर, ऑन विच टेम्परेचर द फ़ारेनहाइट यानी F एंड C डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड आर इक्वल किस ताप पर, किस ताप पर
सेल्सियस व फ़ारेनहाइट ताप बराबर होते हैं। देखो भाई तकड़ी चीज़ है ये, मैंने ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं करवाया आपको, कई बार उपस्थिति दे चुका है ये कंपटीशन में विशेषकर। देख लो किस ताप टेम्परेचर पे होते हैं। सीधे लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि ये होता है, वी नो दैट। पूरा रिलेशन ये, हमें किन दो की कंपैरिजन करनी है, इन दो की, तो लिख सकते हैं वी नो दैट, सीधा लिख दो यहाँ पर सॉल्यूशन में, हम जानते हैं। तुरंत उसके बाद क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, और उसमें भी हम क्या कह देंगे, C/5 जो है F-32/9 के बराबर होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9C दैट इज बिकम 5F माइनस ये आ जाएगा 20 और 3 15 16, 32 को 5 से मल्टीप्लाई करो भाई, तो 5 2 10, 5 3 15, 1 16। हमें क्या करना है भाई, C=F करना है, C=F करना है। उसमें फिर C का या किसी F का मान निकाल लो। तो इस इक्वेशन में जहाँ F है उसकी जगह C कह दो, सिंस C=F। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 9C दैट इज बिकम 5C 160। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ चाहे, तो 5C में से कौन घट जाएगा, 9C दैट इज बिकम 160। कितना आ रहा है भैया, ये आ जाएगा -4 सेंटीग्रेड दैट इज बिकम 160। याद करो बच्चों, C बराबर क्या आ जाएगा, -40 डिग्री। कितना आ जाएगा, -40 डिग्री। इसका मतलब -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों बराबर होते हैं। -40 डिग्री तापमान पर फ़ारेनहाइट F और C दोनों बराबर होते हैं। तो ये सब का यूज है स्केल को चेंज करने का। आगे का टॉपिक देखो, आगे का अपना टॉपिक है पदार्थों का ऊष्मीय प्रसार या तापीय प्रसार। पदार्थों का ऊष्मीय प्रसार एवं तापीय प्रसार एक ही बात है। कौन सा एक्सपेंशन है भाई, थर्मल एक्सपेंशन एंड या और, थर्मल एक्सपेंशन और एक ही बात, थर्मल कह दो, ऊष्मीय कह दो, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल। कैसा प्रसार है देखो, हम अक्सर जानते हैं कि जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसके आयतन में वृद्धि होती है। वी नो दैट इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। तो ये एक लाइन लिख के फिर आगे का पोर्शन आपको वीडियो पे दिखेगा। मैं रिटर्न वर्क थोड़ा कम करना चाह रहा हूँ इसमें। जब किसी पदार्थ का ताप बढ़ाया जाता है तो इसके आयतन में वृद्धि होती है। कुछ एक को छोड़कर, किस किस को छोड़कर भाई, एक तो रबर को छोड़कर। आप रबर को गर्म करोगे तो सिकुड़ जाता है, और दूसरा 4 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी को भी अगर गर्म करते हो तो उसका भी आयतन कम होता है। 4 डिग्री के बाद तो वो भी एक्सपेंड होने लगता है, क्योंकि बर्फ़ का वॉल्यूम जो है वो पानी की बजाय ज़्यादा होता है।
और अगर फ्रीज कंडीशन में जमी हुई अवस्था में है और अगर आप उसको गर्म कर रहे हो तो इसका मतलब वो लिक्विड फॉर्म में आएगा पहले, और लिक्विड फॉर्म में आएगा तो उसका आयतन कम होगा। अक्सर आप देखते होंगे फ्रीज के अंदर जब बर्फ़ जमाते हैं हम, तो वो पात्र से थोड़ा बाहर निकल जाती है या थोड़ा सा उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। जैसे आपने किसी एक पात्र में पानी को पूरा भरकर उसको जमा दिया, जब वो बर्फ़ जमेगी तो उस पात्र से थोड़ा ऊपर उठ जाएगी, इसका मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ गया। अक्सर ऐसा भी होता है, कई बार कांच के बर्तन में हम बर्फ़ जमा देते हैं और पूरा भर के ऊपर से टाइट कर देते हैं उस कांच को, जब वो बर्फ़ जमती है तो कांच टूट जाता है। ऐसे ही जितने भी हमारे मार्केट्स में आने वाले कांच के जो पात्र है, जैसे बोतल है या कोई प्लास्टिक के भी बोतल्स है, वो पूरे भरे हुए नहीं आते, उसकी कुछ क्वांटिटी खाली इसलिए रखी जाती है कि बाय द वे किसी फ्रिज के अंदर कभी रखना पड़े उसको, और वो अगर जम जाए काफ़ी दिनों से तो जमने के बाद इसकी पात्र की क्वांटिटी टूटे नहीं या पात्र टूटे नहीं, ब्रेक डाउन नहीं हो, इसलिए उसको थोड़ा खाली रख दिया जाता है एक्सपेंशंस के कारण। वृद्धि होती है कुछ एक को छोड़कर, कुछ एक को छोड़कर, तो अंग्रेजी में भी आप कह सकते हो व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल देन द वॉल्यूम ऑफ दिस इंक्रीजेस, एक्सेप्ट नंबर 1 कौन कौन सा भाई? एक तो है रबर, और 2 नंबर है वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ तक ही 4 डिग्री के बाद अगर फिर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इसका वॉल्यूम बढ़ने लग जाता है, लेकिन 4 डिग्री तक ही ये घटता है। और ये याद रखें, सभी याद रखें, 4 डिग्री पर वाटर की डेंसिटी भी सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए याद रखें रिलेटिव डेंसिटी जो निकाली जाती है ना, वो हमेशा वाटर के 4 डिग्री सेंटीग्रेड को कंपैरिजन मान के निकाली जाती है। कहीं भी आप सूत्र पढ़ोगे ना रिलेटिव डेंसिटी का, तो वो हमेशा वाटर के 4 डिग्री सेंटीग्रेड के रेस्पेक्ट में ही लिखा जाएगा। अगर आप एक सूत्र पढ़ो कि रिलेटिव डेंसिटी, जैसे एक सूत्र होता है डेंसिटी का, डेंसिटी बराबर तो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बट्टा आयतन, सीधा डेंसिटी का सूत्र होता है। हालांकि आउट ऑफ सिलेबस में भी केवल इसको शॉर्ट में ले रहा हूँ। डेंसिटी का सूत्र होता है मास अपॉन वॉल्यूम, एम अपॉन वी, जिसको हम सीखते आए हैं। वहीं अगर आप कहो रिलेटिव डेंसिटी, तो इसका मतलब होता है डेंसिटी ऑफ मटेरियल की डेंसिटी है कितनी, डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर, ये सूत्र होता है इसका, एट कितना डिग्री, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, और किसी टेम्परेचर पे नहीं, 4 डिग्री पे। ये क्यों लिया जाता है? क्योंकि 4 डिग्री पर ही वाटर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, और वो होती है 10 टू दी पावर अप्रोक्सीमेटली 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो इसलिए रिलेटिव डेंसिटी का जो रेशियो लिया जाता है वो हमेशा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के डेंसिटी के साथ लिया जाता है। हाँ, अब अपन देखते हैं ये थर्मल एक्सपेंशंस है कितने। तो ये इसके साइज के हिसाब से 3 प्रकार के हैं, मैं इनको केवल समझा रहा हूँ। रिटर्न वर्क इसको आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, कौन कौन से हो सकते हैं, किस प्रकार को उसको रिप्रेजेंट अपन कर सकते हैं। देखो क्या क्या मान है इनके। एक्सपेंशंस की जब बात आ गई है तो हमें ये पता रहना चाहिए कि एक्सपेंशन या तो लीनियर हो सकता है किसी का, या हो सकता है सरफेस के रूप में। जैसे आपने किसी वायर को गर्म किया, लोहे का बना हुआ है, तो वायर थोड़ा सा लेंथी हो गया, लंबाई बढ़ गई उसकी, तो उसका मतलब उसकी लंबाई के रेस्पेक्ट में चेंज आ रहा है। किस में चेंज आ रहा है? लंबाई के रेस्पेक्ट में। अगर कोई एक लोहे की बनी प्लेट है, उसको आपने गर्म किया तो उसका एरिया बढ़ गया। क्या बढ़ गया भाई? एरिया। ये भी सही बात है। अगर आपने कोई एक क्यूब नुमा कोई शेप है,
जिसका कोई वॉल्यूम है V, और आपने इसको गर्म किया, गर्म करने से इसका भी वॉल्यूम बढ़ गया भाई, वॉल्यूम बढ़ गया तो बढ़ गया, हम क्या करें, गर्म करने से तो बढ़ेगा ही, ये वॉल्यूम बढ़ गया इसका। दैट्स ऑल, ऐसे वॉल्यूम बढ़ गया। तो वॉल्यूम बढ़ के कितना बढ़ा, पहले V था और V से कितना हो गया V प्लस डेल्टा V। ऐसे इसकी लेंथ पहले L थी और अब लेंथ कितनी हो गई L प्लस डेल्टा L। इस लेंथ को हम L डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस वॉल्यूम को हम V डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली इसका इनिशियल एरिया A था और जब टेम्परेचर दिया तो एरिया हो गया A प्लस डेल्टा A, उसको हम A डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि L डैश माइनस अगर L करते हो तो उसका मान डेल्टा L आना चाहिए। लेंथ इस L डैश में से ये अगर ये L घटाते हो तो डेल्टा L के बराबर आना चाहिए। वहीं अगर मैं कहूँ कि A में से या डेल्टा A में से A घटाता हूँ तो ये डेल्टा A के बराबर आना चाहिए, A डैश में से अगर A घटाता हूँ तब। A डैश कौन सा है, आफ्टर एक्सपेंशन द एरिया, ताप वृद्धि के बाद या प्रसार के बाद का क्षेत्रफल है। वहीं मैं अगर V डैश में से V घटाता हूँ तो वो मान डेल्टा V के बराबर आता है। ये कुछ इनिशियल बातें हैं। इन्हीं से संबंधित कोफिशिएंट आ जाते हैं। कोफिशिएंट मतलब गुणांक। कौन कौन से गुणांक, देखो हमारा उद्देश्य उन्हीं पे है, ये बातें तो केवल समझने की है। अब क्वेश्चन कहाँ से बनता है ये समझो। पहले तो क्वेश्चन बनता है, जैसे एक तो आपसे पूछा जा सकता है, नंबर 1 रेखीय प्रसार गुणांक, जिसको हम एल्फा से प्रदर्शित करेंगे। रेखीय प्रसार गुणांक क्या है, या इसको डिफाइन करो, लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट, एक्सपेंशन कोफिशिएंट, जिसको एल्फा से हम रिप्रेजेंट करते हैं। क्या चीज़ है, सबकी डेफिनेशन एक जैसी होगी, ये भी ध्यान रखें। एक होता है, दूसरा होता है हमारे पास क्या, 2 नंबर अपने पास आ सकता है एरिया एक्सपेंशन कोफिशिएंट, इसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्षेत्रफलीय प्रसार गुणांक, तीन नंबर हमारे पास आ सकता है आयतन प्रसार गुणांक। याद रखें बच्चों, इनकी डेफिनेशन एक जैसी है, ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। आयतन प्रसार गुणांक, इसको हम गामा से प्रदर्शित करेंगे। वाई जैसा सिंबल है लेकिन इसको बोलेंगे क्या, गामा बोलेंगे। अंग्रेजी में अपन इसको लिख सकते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट, कोफिशिएंट, ठीक, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट। अब ये है क्या चीज़ समझो बच्चों। एक बात तो ये कि हमें ये पता है कि टेम्परेचर देने से इसकी लंबाई में परिवर्तन आता है, टेम्परेचर देने से लंबाई में परिवर्तन आता है। अगर हम डेल्टा टी टेम्परेचर देवें किसी भी वायर को, क्योंकि लेंथ का है तो वायर कहेंगे, इसमें हम एरिया है तो किसी सीट या किसी प्लेट की बात कर सकते हैं, इसमें कोई क्यूब की बात कर सकते हैं, या जिसका वॉल्यूम हो उसकी बात कर सकते हैं। तो डेल्टा टी टेम्परेचर देने से उसकी यूनिट लेंथ में कितना चेंज आ गया, किस में चेंज, यूनिट लेंथ में, दैट इज कॉल्ड एल्फा। फिर सुन ले, द चेंज इन यूनिट लेंथ, ध्यान से सुने भाई, इन यूनिट लेंथ बाय गिविंग डेल्टा यूनिट टेम्परेचर ही कह दो, यूनिट टेम्परेचर, दैट्स ऑल। एक तो आ गई द चेंज इन यूनिट लेंथ बाय गिविंग यूनिट टेम्परेचर, या दूसरी डेफिनेशन इसकी ये आ सकती है, द रेशियो ऑफ चेंज इन यूनिट लेंथ
जिसको हम कहते हैं डेल्टा एल अपॉन एल, एंड टेम्परेचर जिसको हम डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम हिंदी में भी इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, एकांक लंबाई वृद्धि में दिए गए एकांक ताप का मान कौन सा प्रसार गुणांक कहलाता है भाई? रेखीय प्रसार गुणांक कहलाता है। प्रसार गुणांक का मान रेखीय प्रसार गुणांक कहलाता है, एल्फा। या दूसरी डेफिनेशन भी आ सकती है, यूनिट लेंथ में चेंज और टेम्परेचर का अनुपात। इसको आप अगर एक्सपेंड करो तो ये मान आ जाता है मेरे पास डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी। किसके बराबर आ गया भाई? ये एल्फा के बराबर, लीनियर के बराबर। ऐसे ही इसमें आ जाएगा मान बीटा के बराबर। क्या मान आएगा भाई? एरिया में चेंज कितना आया वो भी यूनिट एरिया में, और टेम्परेचर कितना दिया, दोनों का रेशियो। द रेशियो ऑफ चेंज इन यूनिट एरिया एंड द टेम्परेचर इज कॉल्ड एरियल या एरिया एक्सपेंशन कोफिशिएंट। एकांक क्षेत्रफल में एकांक ताप वृद्धि का मान क्षेत्रफलीय प्रसार गुणांक बीटा कहलाता है। दूसरी डेफिनेशन इसका ये आ सकता है, एकांक क्षेत्रफल में वृद्धि तथा ताप का अनुपात क्षेत्रफलीय अनुपात कहलाता है। दूसरी बात अपने पास आ सकती है आयतन प्रसार गुणांक की। आयतन वाले में क्या आ सकता है? गामा, और इस गामा का मान अपने पास क्या आ जाएगा? एकांक आयतन में वृद्धि कितनी हुई, डेल्टा वी की, और टेम्परेचर कितना दिया, डेल्टा टी। तो इसका मतलब द रेशियो ऑफ चेंज इन यूनिट वॉल्यूम एंड द टेम्परेचर इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक या वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट। ये तीन प्रकार के हमारे पास कोफिशिएंट आते हैं और इनकी थ्योरी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। इस प्रकार की इसमें कंसेप्ट्स हैं। अब तुरंत बाद इसका आता है कुछ एक्सपेंशन के सूत्र और बन जाते हैं इसी में। कैसे बनते हैं? जैसे फर्स्ट की ओर ले लेता हूँ कंसेप्ट में। पहला जो है, ये तो अभी मैंने डेफिनेशन इनकी बताई, ये अभी पूरा ख़त्म नहीं हुआ। पहला थोड़ा सा आगे इसको एक्सटेंड मैं करना चाहूँ तो हमारे पास आ गया एल्फा इजिकल टू डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी। इसका मतलब डेल्टा एल का मान क्या आ गया मेरे पास? एल्फा एल डेल्टा टी। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो। एक स्टेप, प्रत्येक में एक एक स्टेप एक्स्ट्रा और है तीनों के अंदर। ये मान आ गया। हम तो ये बात जानते हैं कि डेल्टा एल का मान तो होता है एल डैश माइनस एल। ये किसका बराबर आ गया? एल्फा एल डेल्टा टी के बराबर आ गया। तो एल डैश बराबर क्या हो जाएगा? एल प्लस एल्फा एल डेल्टा टी। एल अगर कॉमन निकालूँ जो इनिशियल लेंथ है तो 1 प्लस, यहाँ तो 1 आ जाएगा, प्लस एल्फा डेल्टा टी बच गया। क्यों भाई? क्योंकि ये एल तो मैंने बाहर निकाल लिया। तो अब ये सूत्र भी हमारे पास बन गया कि टेम्परेचर देने के बाद उसकी लेंथ कितनी आएगी उसका मान भी हमें पता चल गया। सिमिलरली सभी के अंदर ऐसा ही आएगा। बीटा वाला सूत्र आपको पता होगा, डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा टी होता है, और उसका मान अगर मैं देखूं तो डेल्टा ए इज इक्वल टू होता है बीटा ए डेल्टा टी। मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको। इसका मान क्या होता है? ए डैश माइनस ए, दैट इज बिकम बीटा ए डेल्टा टी। इसको उधर ले जाओ तो a प्लस बीटा ए डेल्टा टी। जैसे ही आप a कॉमन बाहर निकालोगे तो 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। ये किसका मान आ गया? a डैश का। इसका मतलब आफ्टर टेम्परेचर गिविंग द एरिया इज a डैश, वो कितना आएगा? a इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। ये सब मेटल्स के लिए अलग अलग होता है, बीटा का मान हर एक के लिए अलग होता है। थर्ड 3 नंबर वाला भी मेरे पास क्या आ जाएगा भाई? ऐसा कैसा ही सूत्र आएगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू मेरे पास आएगा, या 3 नंबर वाले में ये 2 नंबर की कंसेप्ट थी। 3 नंबर वाले की कंसेप्ट मेरे पास क्या है? इधर थोड़ा मिटा देता हूँ मैं। लास्ट लाइन है इसकी 3 नंबर वाले की,
एरिया वॉल्यूम एक्सपेंशन वाले की। गामा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी। इसका मतलब डेल्टा वी का मान क्या आ जाएगा, गामा वी डेल्टा टी। इसको गामा बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, गामा। इसको बोलेंगे बीटा। डेल्टा वी का मान क्या होता है, वी डैश माइनस वी, दैट इज बिकम गामा वी डेल्टा टी। तो वी डैश का मान क्या आ जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ वी 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ये तीनों के तीनों मान है। आगे का अपना टॉपिक है वो है रिलेशनशिप इनके बीच में, यानी एल्फा बीटा गामा सब में रिलेशन क्या है, इन तीनों में रिलेशन क्या है। गामा क्या है, 3 डायमेंशनल वैल्यू। इसमें तीनों विमा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। बीटा जो है वो 2 डायमेंशनल है क्योंकि वो एरिया कवर करता है, और एल्फा जो है वो 1 डायमेंशनल है, एक विमीय है। इसका मतलब अगर आप एल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा लिखना चाहो तो याद रखें बीटा बराबर होता है 2 एल्फा और गामा बराबर होता है 3 एल्फा, ये याद रखें। और एल्फा खुद एल्फा होता ही है, ये हम डिटरमाइन करेंगे, हमारा टॉपिक है ये। तो मैं पहले से ही थोड़ा आगाह कर रहा हूँ कि आगे का जो टॉपिक आएगा वो हम ये पढ़ने वाले हैं, एल्फा बीटा और गामा का रेशियो क्या है। तो एल्फा इज इक्वल टू 2 एल्फा इज रेशियो ऑफ 3 एल्फा, दैट इज बिकम 1:2:3। कहने का मतलब हमारे पास एल्फा बीटा गामा में भी रेशियो का पता होना चाहिए कि एल्फा का जो मान था वो तो अपने पास आया डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी, या फिर हम कह सकते हैं एल डैश का जो मान आया वो आया एल इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। और वहीं अगर एरिया के रूप में देखा, क्षेत्रफल के रूप में, तो वो मेरे पास मान आया ए डैश इज इक्वल टू ए 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। और वहीं आयतन के लिए अगर अपन देखते हैं वी डैश, उसका मान मेरे पास आया है वी इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। तो अब अपना जो टॉपिक है वो है एल्फा बीटा व गामा में संबंध। नया टॉपिक फिर आ गया, एल्फा बीटा व गामा में संबंध रिलेशन बिटवीन एल्फा बीटा एंड गामा, या एल्फा का रिलेशन है बीटा और गामा के साथ, यूँ मान लो। तो हम लिख सकते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, हम जानते हैं कि एल डैश का मान ये लिख दो, एल 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, क्षेत्रफल यानी कि एरिया ए डैश इज इक्वल टू आ जाता है ए 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, व आयतन वी डैश इज इक्वल टू आता है वी इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। वी नो दैट, हम जानते हैं कि, लिख दो इस बात को। तीनों कंडीशंस आ गई मेरे पास। मैं पहले रिलेशन ज्ञात करता हूँ, फर्स्ट रिलेशन डिटरमाइन करता हूँ एल्फा और बीटा के बीच। नंबर 1, नंबर फर्स्ट, किसके बीच रिलेशन है भाई, रिलेशन बिटवीन एल्फा एंड बीटा। एल्फा थोड़ा ढंग से लिखें भाई रे, एल्फा एंड बीटा, एल्फा और बीटा में संबंध लिख दो हिंदी में, एल्फा और बीटा में संबंध। इसके अंदर अपन ये बात जानते हैं कि एरिया, क्षेत्रफल यानी एरिया ए डैश इज इक्वल टू होता है ए 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, ये तो एरिया का सूत्र होता है। अगर मैं लेंथ का स्क्वायर कर दूं तो क्या बन जाएगा भाई, एरिया बन जाएगा। सिंस एल डैश इंटू एल डैश अगर कर दूं तो वो क्या बन जाएगा, ए डैश, और एल इंटू एल कर दूं तो क्या बन जाएगा, ए।
तो हम सिंपल सा एक फॉर्मूला लगा देते हैं इसमें, जिससे हमारे पास मान आ जाएगा दोनों के बीच। कैसा मान आएगा देखो, सिंस एल डैश इज इक्वल टू होता है L1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। याद रखें एल्फा लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट है। एल्फा कौन सा है? लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट है। एक्सपेंशन कोफिशिएंट रैखिक प्रसार गुणांक है। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, एल डैश का स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा? L1 प्लस एल्फा डेल्टा टी का भी स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो L का स्क्वायर तो है ही, यहाँ 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? एल डैश का स्क्वायर। याद करो मैंने एल डैश इंटू एल, इसको क्या बोला है? ए डैश। एल इंटू एल को क्या बोला है? ए बोला है। ये क्या आ जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो ए का स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर एक, बी का स्क्वायर मतलब क्या हो गया? एल्फा स्क्वायर डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस 2 एल्फा डेल्टा टी, ये इसका होल स्क्वायर आ गया। अब अगर मैं इसी को एक्सटेंड और करूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं कि ए डैश इज इक्वल टू ए, ये वाला जो मान है नेग्लिजिबल काउंट कर सकता हूं। कैसे भाई? क्योंकि इनके मान कम होते हैं। वेयर जहां एल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर कैन बी नेग्लिजिबल। तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास। ये इक्वेशन नंबर 1 कह सकते, ये इक्वेशन नंबर 2 कह सकते, बाई 1 एंड 2। 1 और 2 से पता चल रहा है बीटा की जगह क्या मान आ रखा है? 2 एल्फा। इसका मतलब बीटा इज इक्वल टू क्या है भाई? 2 एल्फा। पहला रिलेशन तो ये आ गया। किस किस के बीच रिलेशन आया है? एल्फा और बीटा के बीच। बीटा है क्या भाई? बीटा होता है एरियल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। एरियल एक्सपेंशन कोफिशिएंट एक्सपेंशन कोफिशिएंट क्षेत्रफलीय प्रसार गुणांक। लिख सकते हो। तो बीटा और एल्फा में ये रिलेशन आ गया। ऐसे ही हम 3 नंबर ले लेते हैं। फिर आगे का पोर्शन वो हमारे पास है रिलेशन बिटवीन एल्फा एंड गामा। सेकंड नंबर पोर्शन किस किस के बीच? एल्फा एंड गामा के बीच। तो एल्फा और गामा, गामा किसके लिए आता है भाई? वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए आता है। तो आगे का देखो ये चेंज होता जाएगा सीधा सीधा। क्यूब कर देंगे अब की बार बस इसके आंसर। सिंस वॉल्यूम वी डैश इज इक्वल टू होता है V1 प्लस गामा डेल्टा टी, ये मान होता है। इक्वेशन 1 कह सकते हो इसको। एल डैश का क्यूब कर दो तो वॉल्यूम बन जाएगा। इधर क्या आ जाएगा भाई? L इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी का होल क्यूब कर दो। इसका तो क्यूब हो गया, 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी का होल क्यूब आ गया। दैट इज बिकम एल डैश क्यूब। एल डैश क्यूब को क्या लिख सकते हैं? वी डैश। इसको क्या लिख सकते हैं? वी। या इसका होल क्यूब निकाल दो। इसका मैंने होल क्यूब खोल दिया। ये इसका डायरेक्ट होल क्यूब खोल दिया मैंने इस तरीके से। हम ये बात जानते हैं कि चूंकि एल्फा है
या डेल्टा टी है आर वेरी क्लोज या फिर लेस, सो दैट ये एल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर एंड एल्फा क्यूब डेल्टा टी क्यूब कैन बी नेग्लेक्टेड। हम ये कह सकते हैं चूंकि एल्फा डेल्टा टी बहुत छोटे हैं या बहुत कम है, कम मान के हैं, अतः एल्फा स्क्वायर डेल्टा टी और एल्फा क्यूब डेल्टा टी क्यूब को नगण्य लिया जा सकता है। क्या लिया जा सकता है? अभी नगण्य माना जा सकता है। जैसे ही आप इसको नेग्लेक्ट करोगे, इसको और इसको, तो ये केवल आगे वाला टर्म ही बच जाएगा। नेग्लेक्ट का मतलब जीरो कंसीडर कर लो इसको। तो फाइनली तब v डैश इज इक्वल टू आ जाएगा v1 प्लस 3 एल्फा डेल्टा टी। दैट्स ऑल। कंपेयर करके देखो भाई समीकरण 1 और इस 2 को। गामा की जगह हमने क्या लिख रखा है? 3 एल्फा। इसका मतलब गामा इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? 3 एल्फा आ गया बाय कंपेरिजन ऑफ 1 and 2। तो क्या वैल्यू आ जाएगी? गामा इज इक्वल टू आ गया 3 एल्फा। दैट्स ऑल। दोनों तीनों के मान आ गए मेरे पास। अब इनको अनुपात के रूप में लिख दो। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर गामा बराबर 3 एल्फा। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, 1 इधर लिख रखी थी, 2 में क्या है? 3 एल्फा की जगह गामा है, तो गामा इज इक्वल टू 3 एल्फा आ गया समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर। आगे अब लिख दो लास्ट लाइन। अतः फाइनल मेन बात जो आ रही है अभी आ रही है। हेंस अतः एल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा, तो एल्फा ही होता है, बीटा की जगह क्या होता है? 2 एल्फा। गामा की जगह क्या होता है? 3 एल्फा। इसका मतलब ये अनुपात आता है 1 अनुपात 2 अनुपात 3 बच्चों। तो मैं एक तो ये कंसेप्ट लिखना चाह रहा हूँ, नोट डाल के लिख दो। नोट डाल के एक बात लिखो, द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड हैव स्ट्रेंज बिहेवियर। चार डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पानी का व्यवहार अद्वितीय है। अर्थात इस ताप पर पानी का घनत्व सर्वाधिक अन्य तापों की बजाय, अन्य ताप से सर्वाधिक व आयतन कम होता है। Hence, at this temperature, the density, याद रखो ये स्पेसिफिक कंडीशन है एक प्रकार की। 4 डिग्री पर ही वाटर का डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा है और वॉल्यूम सबसे कम। याद रखो कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है हमेशा वो वॉल्यूम कम लेता है। तो hence at this temperature the density of water is more than other temperature, than at other temperature।
than at other temperature and is less। ये बातें लिख दो भाई। चलो आगे देखो, कुछ कंडीशंस भी है, जैसे आपको याद होगा कि सर्दी के दिनों में इन विंटर, ये भी लिखो भाई, इन विंटर व्हेन वाटर कूल्स बिलो द 4 डिग्री, इंपॉर्टेंट नोट है इसी में, इन विंटर द या व्हेन वाटर cools below 4 degree centigrade, cools below 4 degree centigrade, its volume क्या होना चाहिए भी? वॉल्यूम तो होगा डिक्रीज, 4 डिग्री से बिलो जाएगा तो इंक्रीज होगा, 4 डिग्री से कम जाएगा तो वॉल्यूम इज इंक्रीज एंड डेंसिटी इज डिक्रीज। याद रखो, सर्दी के दिनों में पानी जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है तो इसका आयतन, मैंने कई बार कहा है कि बर्फ़ का आयतन बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है उसका, और डेंसिटी कम हो जाती है, क्योंकि जो पानी है वो कीले थ्रेड यौगिक बनाता है, एक जालनुमा संरचना बनाता है जब वो बर्फ़ में जमता है तब, और जब कीले थ्रेड यौगिक बनता है तो उसके बीच में एयर बन जाती है, एयर बढ़ जाती है उसके बीच में, एयर बढ़ने से उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और आपने अक्सर देखा भी होगा कि बर्फ़ है वो पानी के ऊपर तैरती है, मतलब पानी खुद है वो भी पानी के ऊपर तैर रहा है, एक प्रकार से तो बर्फ़ पानी तो है, वाटर ही तो है। कारण उसका है कि उसका सरफेस एरिया बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, और वो हल्की भी हो गई क्योंकि उसकी डेंसिटी कम हो गई। तो इसका आयतन सर्दी के दिनों में दी बढ़ाता है भाई। सर्दी के दिनों में पानी जब 4 डिग्री से कम हो जाता है तो इसका आयतन क्या हो जाएगा भाई? बढ़ जाता है और घनत्व कम हो जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन लिखवाने वाला हूँ अभी मैं। द लेस डेंस वाटर इन लेक, द लेस, लिख दो भाई, बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा सा लिखने का बोर्ड पे कष्ट नहीं करें हम भी। द लेस डेंस वाटर इन लेक और रिवर, इन लेक LAKE, लेक और रिवर moves towards the surface, मतलब उसका क्षेत्रफल बढ़ता है, क्षेत्रफल की ओर बढ़ता है वो। एंड मोर डेंस वाटर, अब मोर डेंसिटी कब होती है इसकी? एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। मोर डेंस वाटर मूव्स टुवर्ड द बॉटम, कहाँ चला जाता है भाई? ज़्यादा घनत्व वाला पानी जिसका टेम्परेचर कितना है? 4 डिग्री, वो तो चला जाता है झील के नीचे पेंदे में, और जिसका टेम्परेचर 4 डिग्री से कम हो गया वो ऊपर उठ जाता है, तो बीच का स्पेसिंग हो जाती है, बीच में गैप आ जाता है, बर्फ़ और पानी के बीच में स्पेसिंग रहती है, और वहाँ कुछ ऑक्सीजन की मात्रा आ जाती है, और उस ऑक्सीजन से मछली, वहाँ की वनस्पति वो जीवित रहती है। ये इसका मेन कारण है। हिंदी में भी लिख सकते हो आप, हिंदी में लिख सकते हो, कम घनत्व वाला पानी
कम घनत्व वाला पानी कम घनत्व वाला पानी मतलब बर्फ बिलो 4 डिग्री, बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री से कम। झील व नदियों में ऊपर उठ जाता है, वह अधिक घनत्व वाला पानी, अधिक घनत्व वाला पानी झील व नदी के पेंदे में बैठ जाता है। अधिक घनत्व का मतलब एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके नीचे लाइन लिखो, एज ए रिजल्ट द बॉटम वाटर डज नॉट फ्रीज, एज ए रिजल्ट द बॉटम वाटर डज नॉट फ्रीज। क्यों भाई? क्योंकि इसका टेम्परेचर 4 डिग्री है। डज नॉट फ्रीज अत परिणामतः अधिक घनत्व वाला पानी जमता नहीं है, जमता नहीं है, जमता नहीं है। अधिक घनत्व वाला पानी जमता नहीं है, अतः मछलियाँ। प्रश्न सीधा सीधा आने वाला इन दोनों लाइनों से। क्या कारण है? क्या कारण है कि सर्दी के दिनों में मछलियाँ व वनस्पति यानी पेड़ पौधे जीवित रहते हैं? क्योंकि वो बर्फ़ जम जाती है उसके बावजूद भी। तो ये सारी लाइन लिखनी है आपको, ये जो अभी मैंने लाइन लिखाई है सारी की सारी लाइन लिखवानी है। अतः मछलियाँ, पेड़ पौधे वनस्पति लिख दो इसमें, वनस्पति आदि जीवित रहते हैं, जीवित रह जाते हैं। जीवित रह जाते हैं। एज द रिजल्ट द बॉटम वाटर डज नॉट फ्रीज एंड फिशेज, प्लांट्स etc. remain alive during winter। ये लाइन है मेन, यानी कि सर्दी के दिनों में भी मछलियाँ और पेड़ पौधे जो है वो जीवित रह जाते हैं। उसके बाद अगर मैं एक्सपेंशन ऑफ गामा वाली बात करूं किसी एक गैस के लिए, तो उसका भी थोड़ा देख लेते हैं, फिर नए टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। अगला टॉपिक लिख दो, कैलकुलेशन ऑफ गामा। गामा का मतलब क्या है भाई? वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट। कैलकुलेशन ऑफ गामा फॉर कौन सी गैस के लिए भाई? आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए। आप सबको पता रहना चाहिए बच्चों कि गामा का जो मान होता है ना, वो होता है डेल्टा V/V इंटू डेल्टा T। याद है कि नहीं है? याद है अब? हाँ, हिंदी में भी लिख सकते हो।
गैस के लिए गामा के मान की गणना, आदर्श गैस के लिए गामा के मान की गणना। तो सिंस गामा इजिकल टू ये होता है, एवं एंड आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है भाई, केमिस्ट्री में सीखा होगा। आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इजिकल टू क्या होता है, एन आर टी होता है। पी वी इजिकल टू क्या होता है, एन आर टी होता है। डिफ्रेंशिएशन करके देखो, इसमें चेंज करके देखो आप लोग, पी को कांस्टेंट रख लो, इसको डेल्टा वी करोगे, करते ही एन आर टी की जगह भी क्या हो जाएगा, डेल्टा टी, क्योंकि मुझे डेल्टा वी और ये दोनों चाहिए। मेन बात ये है, देखो कितना सिंपल सा डेरिवेशन आता है, छोटा सा डेरिवेशन। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि गामा का मान जो है वो फिक्स होता है आइडियल गैस के लिए। देखें आगे, मुझे v अपॉन डेल्टा टी तो मिल गया, डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी का मान तो मिल गया, इसको इधर भेज दो भाई, एन आर अपॉन पी आ गया, एन आर बटा पी। याद करो ये जो मान है एन आर बटा पी, ये किसका मान है भाई, अगर मैं एन आर बटा पी लिखूँ तो उसका मतलब हो गया ये मान है v अपॉन टी का, ये इधर ले जाओ, टी को इधर ले आओ, इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, दैट इज बिकम v अपॉन टी। अगर मैं इस v को भी इधर ले आऊँ, डेल्टा v अपॉन v इंटू डेल्टा टी लिखूँ तो 1 अपॉन टी के बराबर आ रहा है। और ये मान किसका होता है, सबसे पहले लिखा है मैंने, किसका होता है ये मान, गामा का। देयरफॉर गामा इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इंटू वी, जो भी लिखो आप, दैट इज बिकम 1 अपॉन टी। इसका मतलब टेम्परेचर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आइडियल गैस के लिए। ये जो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन जो है उसका मान टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और लिख दो भाई, ये भी बात लिख दो कि एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड द वैल्यू ऑफ गामा फॉर आइडियल गैस 0 डिग्री, देयरफॉर का मतलब इसलिए भाई रे, इसलिए। और ये आइडियल गैस की इक्वेशन का मतलब आदर्श गैस समीकरण। 0 डिग्री तापमान पर, कहाँ पर भाई, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गामा का मान, हिंदी में लिख देना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गामा का मान आदर्श गैस के लिए, देख लो भाई, गामा इज इक्वल टू होता है 3.7 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3, 3.7 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 गामा का मान ये आता है। और हमेशा गामा का जो मान है ना, ध्यान से देखें तो वॉल्यूम से यूनिट कैंसिल हो रही है, केवल टेम्परेचर का मान आ रहा है। टेम्परेचर होता है केल्विन में, तो ये क्या आ जाएगा, केल्विन इनवर्स आ जाएगा। ये बात भी लिखनी ज़रूरी है। और लिखो आगे भाई, नया टॉपिक शुरू करते हैं, अभी नया टॉपिक शुरू करते हैं भाई। एक छोटा सा ग्राफ और लिख दो, बना दो। किस किस के बीच ग्राफ बनाओगे मैं अभी बताता हूँ आपको। आपको ग्राफ बनाना है वाटर के लिए और टेम्परेचर के साथ ग्राफ बनाना है। ये वाटर के लिए है और पहले मैं वॉल्यूम का रिप्रेजेंट करता हूँ, वॉल्यूम को। तो वॉल्यूम याद रखो, जैसे टेम्परेचर बढ़ा वो घटता जाएगा और 4 डिग्री सेंटीग्रेड सबसे कम होगा, फिर वापस बढ़ेगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड सबसे कम, फिर बढ़ेगा। क्यों भाई, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। ये टेम्परेचर, ये वॉल्यूम,
किसके लिए भाई? वाटर। ये एक स्ट्रेंज बिहेवियर है ये एक प्रकार से पानी के लिए। 4 डिग्री पर बर्फ़ के सारे मॉलिक्यूल टूट कर पास पास में आ जाते हैं। सुनना भाई, ये कैसे, क्या स्ट्रक्चर है? ऐसे है, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स है ऐसे। जब बर्फ़ बनी हुई है तो उनके बीच में स्पेसिंग है, गैप है काफ़ी सारा। इस प्रकार की स्ट्रक्चर को बोलते हैं किलेथ्रेट, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, दोनों में किलेथ्रेट यौगिक बोलते हैं इसको। बर्फ़ की अवस्था में ये इस प्रकार की जालनुमा संरचना बनाता है। इसके बीच में एयर आ जाती है, हवा आ जाती है, ऑक्सीजन आ जाती है। जैसे ही आप इसको टेम्परेचर दोगे तो ये सारे के सारे बॉन्ड टूटेंगे, टूट के ये मॉलिक्यूल पास पास में आ जाएंगे। पास पास में आएंगे तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल कम से कम वॉल्यूम कवर करेंगे, और कम से कम वॉल्यूम कम कवर करेंगे। इसका मतलब रो इजिकल्ट होता है m/v। वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेंसिटी तो ज़्यादा है, और 4 से कम टेम्परेचर पर चूँकि ये आइस के अंदर या फ्रीज की कंडीशन में है, जमा हुआ है, तो डेंसिटी इसकी कम है। एक डायग्राम और बना दो बच्चों। डेंसिटी के लिए ग्राफ ऐसा आ जाता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेंसिटी सबसे ज़्यादा, डेंसिटी सबसे ज़्यादा, और उससे अलग अलग टेम्परेचर पे, चाहे कम रखो टेम्परेचर, चाहे ज़्यादा रखो, उस पर डेंसिटी जो है वो कम होती जाएगी। दैट्स रो। ये 2 ग्राफ भी मुझे अच्छे लगे, मैंने डिनोट करवा दिया आपको। कंपटीशन में विशेषकर यूज होता है इनका। आगे का टॉपिक देखें तो अपने पास टॉपिक आता है एक नया टॉपिक, थर्मल स्ट्रेस। छोटा सा टॉपिक। फिर हम स्पेसिफिक हीट के अंदर बात करेंगे कि स्पेसिफिक हीट क्या चीज़ होती है। देखो भाई, डायग्राम बना दो, ये ग्राफ बना दो सारे। थर्मल स्ट्रेस, ध्यान से देखना, ये थर्मल स्ट्रेस, इसका मतलब अगर आप टेम्परेचर देते हो किसी लिक्विड को तो उस पर स्ट्रेस कितना लगता है। स्ट्रेस का सूत्र आप सबको याद होगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है E इंटू स्ट्रेन। क्या होता है? E इंटू स्ट्रेन। इफ देयर इज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, देन E की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी? स्ट्रेस इज इक्वल टू गामा इंटू स्ट्रेन। चलो मैं कंसेप्ट लिख देता हूँ लॉन्गिट्यूडाइनल के लिए। इन लॉन्गिट्यूडाइनल स्ट्रेन जो होता है ना, स्ट्रेन वो होता है डेल्टा L/L। हाँ भाई, थर्मल स्ट्रेस का मतलब तापीय प्रतिबल, यानी कि अगर आप किसी वायर का, तार का लेंथ इंक्रीज करने के लिए टेम्परेचर बढ़ाओ तो उसकी लेंथ एक्सपेंड होती है। और वही तरीका है जैसे हमने 9th चैप्टर में पढ़ा कि अगर आप स्ट्रेस लगाते हो और उसकी लेंथ में चेंज आ जाए तो उसको हम लोग कहते हैं कि लॉन्गिट्यूडाइनल स्ट्रेन। और अगर आप उसका वॉल्यूम चेंज कर दो तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाती है। ऐसे ही अगर उसकी शेप चेंज कर देते हो तो शियरिंग या टेंजेंशियल स्ट्रेस या स्ट्रेन का नाम बोलते हैं हम लोग उसमें। तो तापीय प्रतिबल का मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से उस पर प्रतिबल कितना लगता है, तो हम कह देते हैं स्ट्रेस का मतलब होता है प्रतिबल, बराबर आता है E इंटू विकृति। क्या आता है? E इंटू विकृति। मैंने कहा यदि, यहाँ लिख सकते हो, यदि यंग प्रत्यास्थता गुणांक लिया जाए तो प्रतिबल किसके बराबर हो जाएगा? यंग प्रत्यास्थता गुणांक इंटू विकृति। ये कौन कौन सी प्रतिबल आपको पता है? ये होता है
अनुदैर्ध्य प्रतिबल और ये होती है अनुदैर्ध्य विकृति। तो हम कह सकते हैं इन लॉन्गिट्यूडाइनल स्ट्रेन अनुदैर्ध्य विकृति, उसका सूत्र क्या होता है? लेंथ में परिवर्तन कितना हुआ, लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ बटा प्रारंभिक लंबाई। और अनुदैर्ध्य प्रतिबल, ये तो हमें ज्ञात करना है भाई। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल बराबर हो गया y इंटू डेल्टा एल अपॉन एल। इस सूत्र में मुझे मान रखना है। अब देखो क्या रखने वाला हूँ, देखते जाना तुम किस प्रकार का मान रखवाने वाला हूँ मैं। देखो तुम सिंस, ये रेड मार्कर दिखेगा नहीं, सिंस एल्फा इज इक्वल टू होता है डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी। याद करो बच्चों, डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल टू हो गया एल्फा डेल्टा टी। यहाँ मान पुट कर दो ना, ये तो इसके आगे ये लिख देना, जस्ट इसके नीचे तुरंत मैं इसी को लिख रहा हूँ। इसको मैं कहता हूँ तापीय प्रतिबल, यानी कि तापमान बढ़ाने से जो प्रतिबल बनता है वही तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल है। क्योंकि टेम्परेचर से आ रहा है इसलिए इसको थर्मल स्ट्रेस बोलेंगे हम लोग, अंग्रेजी में बोल देते हैं इसको अनुदैर्ध्य प्रतिबल को लॉन्गिट्यूडाइनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडाइनल स्ट्रेस दैट इज गामा इंटू समथिंग। हम कह देते हैं सिंस ये होता है, तुरंत इसके नीचे ये लिखेंगे। फिर वही थर्मल स्ट्रेस दैट इज बिकम लॉन्गिट्यूडाइनल स्ट्रेस दैट इज क्या आ जाएगा भाई गामा, और डेल्टा एल अपॉन एल का मान क्या आ जाएगा एल्फा डेल्टा टी। यस, यही तो उत्तर चाहिए, यही तो हमें आंसर चाहिए बच्चों, यही तो मान चाहिए। देख लो, हमने किसी लिक्विड के लिए थर्मल स्ट्रेस का मान भी निकाल लिया है। तो अतः ताप वृद्धि, ये पूरी लाइन लिख रहा हूँ अभी मैं, के कारण द्रव में उत्पन्न तापीय प्रतिबल hence by increasing the temperature the induced thermal stress is equal to आ जाएगा गामा एल्फा डेल्टा टी। ठीक है ना, गामा एल्फा डेल्टा, गामा नहीं सॉरी वाई, नॉट गामा। वाई इज द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये मैंने पहले भी लिख दिया फिर और लिख दिया, इलास्टिसिटी। यंग प्रत्यास्थता गुणांक है वाई। आगे का टॉपिक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बहुत ही शानदार टॉपिक है, इस चैप्टर का मूल पॉइंट है, तो वो हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।